नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरी चैनल में। हमारी आज की कहानी है बच्चों का कर्तव्य। अरे दीपक के पापा, उठ जाओ, सुबह के 6 बज गए हैं। कल ही दीपक तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने तुम्हें सुबह शाम घूमने के लिए कहा है। एक तो रिपोर्ट में डायबिटीज निकल आई है, ऊपर से तुम्हारे घुटनों का दर्द। थोड़ा बुढ़ापे पर अपना ख्याल रखो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं कहाँ जा रहा हूँ। नींद में बड़बड़ाते हुए देवकी नंदन जी ने कहा, चलो अब इतना कह रही हो तो उठ जाता हूँ। 10 मिनट दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ पास के ही पार्क में घूमने चलूंगा। वरना बुढ़ापे पर मुझे समस्या हुई तो तुम्हें ही सेवा करनी पड़ेगी। बहू बेटे दोनों ही नौकरी करते हैं, वह तो हमारी सेवा करने से रहे। मैं तुम्हारा काम नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए चलो तुम्हारे साथ पार्क में वॉक ही कर लूंगा। इतना कहकर देवकी नंदन जी अपने फुल कपड़े पहन लेते हैं। बाहर सर्दी बहुत है। अलमारी से एक शॉल उठाते हुए आशा जी को देते हुए कहते हैं, भगवान तुम भी शॉल ओढ़ लो, बाहर ठंडी बहुत ज्यादा है। कहीं सर्दी जुकाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। शॉल ओढ़कर दोनों पति पत्नी घर के पास वाले पार्क में घूमने के लिए चले गए। 1 घंटे तक दोनों घूमते रहे। उसके बाद पार्क में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगे। पार्क में घूमते घूमते पूरा 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है। आशा जी कहती हैं, अब जल्दी से घर चलो, बेटा बहू के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। बहू 9 बजे ही निकल जाती है, बेटा तो फिर भी 10 बजे तक जाता है। मुझे जल्दी से टिफिन बनाकर देना है। अगर इधर से लेट हो जाऊंगी तो टिफिन देने में लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ आशा, चलो घर चलते हैं। दरअसल आशा जी और देवकी नंदन जी पहले तो अपने पैतृक गांव में रहा करते थे। बहुत समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी। बुढ़ापे पर जाकर उनको दीपक मिला था। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी देवकी नंदन जी ने अपने बेटे को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया। किस्मत ने भी साथ दिया। आज दीपक बहुत अच्छे शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है। उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, एक स्कूल में टीचर है। दोनों ही अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। माता पिता गांव में अकेले रहते थे। दीपक को पहले अपने माता पिता से बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए जतन करके वह अपने माता पिता से कहता है कि आप हमारे साथ शहर ही आ जाइए। बार बार आप लोगों की तबीयत खराब होती है, हमारा गांव में बार बार आना पॉसिबल नहीं है। बेटे दीपक के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर देवकी नंदन जी अपने पैतृक घर और जमीन को बेचकर बेटे बहू के पास आ गए। 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद बहू को अपने सास ससुर घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। सास तो फिर भी ठीक थी, क्योंकि वह घर के कामों में मदद कर देती थी, लेकिन देवकी नंदन जी बहू को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। उसे लगता था यह कुछ काम धाम तो करते नहीं, घर में पूरा दिन फालतू ही बैठे रहते हैं। पता नहीं दीपक ने इन दोनों को इधर क्यों बुला लिया है। अच्छा होता गांव में ही रहते, लेकिन दीपक पर तो अपने माता पिता की सेवा का भूत सवार था। अब आ गए हैं तो झेलना तो मुझे ही है। एक दिन देवकी नंदन जी और आशा जी पार्क में घूम रहे थे। तभी आशा जी की नजर देवकी नंदन जी के जूते पर गई, जो अंगूठे के पास दोनों तरफ से फट गए हैं। देवकी नंदन जी का अंगूठा जूते से बाहर निकल गया। आशा जी कहती हैं, आपके जूते फट गए हैं, दीपक से कह देना वह आपके लिए नए ले आएगा। आशा, मैंने 10 दिन पहले ही नए जूते लाने के लिए कहा था, शायद भूल गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं उसको याद दिला दूंगी, वह आपके लिए नए जूते ले आएगा। घर आते ही आशा जी रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। बेटा जब ऑफिस जाने के लिए नहाकर आया तो आशा जी अपने बेटे से कहती हैं, दीपक तुम्हारे पापा के जूते फट गए हैं, उनके लिए एक जोड़ी नए जूते ले आना। अपनी माँ की बात सुनकर दीपक कहता है, ठीक है माँ,
मैं शाम को ऑफिस से लौटते वक्त पापा के लिए नए जूते ले आऊंगा। इतना कहकर वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। कमरे में अपने स्कूल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही दीपक की पत्नी अलका अपने पति और सास की बातों को सुन लेती हैं। सुबह के वक्त वह अपने पति से कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसे भी ऑफिस जाने की जल्दी है और दीपक भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन वह शाम को अपने पति के आने का इंतजार करने लगती हैं। शाम के समय आशा जी और देवकी नंदन जी अपने कमरे में बैठे बैठे चाय पी रहे थे। तभी उनका बेटा भी ऑफिस से आ गया। अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल ही रहा था कि अलका अपने पति से कहती है, सुबह माँ जी तुमसे क्या कह रही थी? मैंने सब सुन लिया है। नए जूते मंगाने की बात कर रही थी। पापा को नए जूते मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पहने हुए पुराने जूते रखे हैं जो कि अब तुम पहनते नहीं हो। उन्हीं में से एक जोड़ी उठाकर मैं पापा को दे दूंगी। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर दीपक कहता है, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वह कर दो, लेकिन पापा को एक जोड़ी जूते जरूर दे देना। ठीक है, मैं दे दूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसे की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम पापा को जूते दे देना। इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? पता नहीं क्यों अलका को अपने सास ससुर जी का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और अगर वह जरा सी भी खर्च बता देते तब तो वह घर में तांडव ही कर देती थी। और आज भी वही करने की कोशिश की, लेकिन दीपक की समझदारी से घर में छोटे मोटे कलह होने से बच जाते थे। अलका ने अपने पति से यह सब बातें इतनी तेज आवाज में कही थी कि कमरे में बैठे हुए आशा जी और देवकी नंदन जी ने स्पष्ट रूप से सुन ली थी। बहू की जली कटी सुनने के बाद भी दोनों ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अब तो उन्हें बहू बेटे के पास रहते रहते पूरा साल हो गया था। बहू की बातें सुनने की आदत पड़ गई है। कोई दूसरा चारा भी नहीं था जहां वह चले जाते, क्योंकि गांव का घर और जमीन उन्होंने बेच दी थी। एकमात्र बेटे का ही सहारा था, इसीलिए वह अपनी बहू से कभी कुछ नहीं कहते थे। अगर बहू से कुछ कहेंगे तो फालतू में घर में कलह हो जाएगा। यही सोचकर वे दोनों पति पत्नी शांत रहते थे, और बेचारी आशा जी घर के सारे काम करती रहती थी। सब कुछ ठीक से चलता रहे। हालांकि दीपक अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं कहता था, लेकिन अपनी पत्नी के स्वभाव के आगे कभी कभी कमजोर पड़ जाता था। अगर वह चाहता तो अपने पिता के लिए नए जूते ला सकता था, क्योंकि वह खुद पैसे कमाता है, उसके माता पिता हैं। वह अपने माता पिता की जरूरत को पूरा कर ही सकता है। इसमें उसे पत्नी की परमिशन की क्या आवश्यकता है? आशा जी ने भी अपनी किस्मत मान करके बहू बेटे के पास रहना ही स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। जहां पर वह दोनों पति पत्नी जाकर के रहने लगे। दूसरे दिन अलका अपने पति के पुराने जूते निकालकर आंगन में लेकर आई और देवकी नंदन जी के सामने फेंकते हुए बोली, यह लो पापा, इन जूतों को पहन लो। तुम्हारे बेटे के ही हैं। बहुत दिनों से पहने नहीं रहे थे, ऐसे ही रखे थे, तो सोचा आपको ही दे देती हूँ। वैसे भी ये जूते कचरे वाले को देने वाली थी, लेकिन तुम्हारे जूते फट गए हैं, तो सोचा तुम रख लो। बहू की बातें सुनकर आशा जी सोचती हैं कि पुराने जूते देकर भी बहू मेरे पति को एहसान दिखा रही है, जबकि मैंने और मेरे पति ने बहू की कल की सारी बातें सुन ली थी कि उसने बेटे से नए जूते लाने से मना कर दिया था। देवकी नंदन जी चुपचाप से उन जूतों को उठा लेते हैं। पार्क में घूमने गए तो पता चला वह जूते थोड़े से टाइट हैं, जिसकी वजह से वह ना तो ठीक से घूम पा रहे हैं और ना ही चल पा रहे हैं, बल्कि उन जूतों ने देवकी नंदन जी के पैरों को काट लिया है। वह जूतों को उतारकर पार्क में एक तरफ रख देते हैं। आशा जी पूछती हैं, क्या हुआ, जूते क्यों उतार दिए? जूते बहुत टाइट हो रहे हैं, मैं इन जूतों को नहीं पहन सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से उन जूतों को पहन करके देवकी नंदन जी घर आते हैं, लेकिन दूसरे दिन से वह पार्क जाना बंद कर देते हैं और कहते हैं
मैं छोटे जूतों को पहनकर नहीं टहल सकता हूँ। उसमें मेरे पैरों को बहुत लगती हैं और फटे हुए जूते पहनकर भी नहीं चल सकता। इसीलिए अब मैं कल से पार्क नहीं जाऊंगा। एक दिन पड़ोस में किसी के इधर फंक्शन था, जहां पर सभी लोगों को बुलाया गया था। दीपक अपने माता-पिता और पत्नी के साथ उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए गया, लेकिन देवकी नंदन जी उधर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके पास जूते नहीं थे। क्या पहनकर जाएंगे? दीपक कहता है, क्या हुआ पापा, आप क्यों नहीं जा रहे हो? बेटा, मेरे पास जूते। देवकी नंदन जी इतना कह ही पाते हैं कि अलका बात को बीच में ही काटती हुई कहती हैं, जूते क्या? क्या हुआ जूतों में? दिए तो थे आपको जूते, उन्हीं को पहनकर चलो। क्या समस्या है उन जूतों में? जबकि अलका को सब पता था कि वह जूते उसके ससुर जी को नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने पति के सामने बात को छुपाने की कोशिश करती है। जबकि बेटे को यह नहीं पता था कि उसके जूते पिताजी को नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पार्क आना जाना बंद कर दिया है। बहू की बात सुनकर देवकी नंदन जी और आशा जी जैसे तैसे पड़ोस के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो गए। पूरा फंक्शन अच्छे से हो गया। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में ठीक से देवकी नंदन जी को दिखाई नहीं दिया और जूते भी बहुत टाइट थे, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। अचानक सामने पत्थर आ जाने की वजह से वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनके अंगूठे पे बहुत तेज चोट लग गई, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। एक व्यक्ति आया और देवकी नंदन जी के पैर से जूते निकाले। उनके गांव को देखने लगा तो वह दीपक से कहता है, दीपक, तुम्हारे पिताजी कितने छोटे जूते पहने हैं, उनके पैरों में बन ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने नाप से 2 नंबर छोटे जूते पहने हो। कितने टाइट हैं, उनके पैर में ठीक से निकल भी नहीं रहे हैं। एड़ी के पास का हिस्सा छिल गया है। क्या तुम जूते दिलाते वक्त अपने पिता को अपने साथ नहीं ले गए थे? ऐसे ही लेकर आ गए क्या? दीपक ने अपने पापा के पैरों को देखा तो सच में उनके पैर पूरी तरह से छिले हुए हैं और जिस अंगूठे में चोट लगी है उससे बहुत तेज खून बह रहा है। यह देख करके आशा जी घबरा जाती हैं। जल्दी से दीपक अपने पिता को घर लाया, उनकी मरहम पट्टी की और आराम करने के लिए कहा। आज दीपक को रात में नींद नहीं आई। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसके पिताजी ने उसके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन अपनी पत्नी की बात मानकर एक जोड़ी जूते भी नहीं दिलाए। मेरे पिताजी इतने दिन से छोटे जूते पहन रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। माँ भी पूरे दिन रसोई में काम करती हैं, वह भी कुछ नहीं कहती हैं। मैंने देखा है, अलका घर में गिने चुने काम ही करती हैं, बाकी पूरा दिन घर में आराम करती हैं। बगल में देखा तो अलका बड़ी चैन से सो रही है, जबकि उसकी माँ के कमरे की लाइट अभी भी ऑन है। अपनी माँ के कमरे की लाइट ऑन देखकर वह आंगन में आया तो देखा पापा तो सो गए हैं, लेकिन माँ नहीं सोई है। वह लगातार पापा को देखे जा रही है और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अपनी माँ को इस हालत में देख करके दीपक को बहुत गहरा धक्का लगा। उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। मेरे ही घर में मेरे माँ बाप इतने पराये हो गए कि मुझसे अपनी दुख तकलीफ भी नहीं कह पा रहे हैं। माँ आधी रात को कमरे में अकेली बैठकर रो रही है, लेकिन मुझसे नहीं कह रही है। दीपक रसोई में गया। अपने माता पिता के लिए उसने चाय बनाई। 3 कप चाय लेकर वह माँ के कमरे में आया। अपने बेटे को देख करके आशा जी एकदम से सकपका गई। बेटा, तुम इतने टाइम चाय बनाकर क्यों लाए? मुझसे कह देते, मैं बना देती। अपनी माँ को ऐसा हड़बड़ाता हुआ देख करके
दीपक को समझ में आ गया कि यह हड़बड़ाहट अलका की वजह से है, क्योंकि अलका ने माँ को घर के कामों में इस तरह से उलझा के रखा है कि अगर आधी रात को भी काम पड़ जाए तो वह माँ को ही याद करती है। और माँ कभी भी काम के लिए मना नहीं करती। और शायद इसीलिए आज मैंने जब रात को चाय बनाई तो माँ को लगा कि मैंने चाय क्यों बना ली। ऐसा ना हो कि बहू नाराज हो जाए कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई। दीपक चाय की प्लेट को एक तरफ रखता है, भागकर अपनी माँ के गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। आशा जी घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे माफ कर दो। एक ही घर में रहते हुए मैं आपकी दुख तकलीफ कैसे नहीं देख पाया। मैं यह क्यों नहीं समझ पाया कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपकी जरूरतें भी पूरी कर सकूं। गांव के घर जमीन बिकाकर अपने पास बुला लिया, सारे पैसे ले लिए, आपके पास पैसों का कोई जरिया भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है। आप दोनों को अपने पास बुला तो लिया, लेकिन अपने फर्ज पूरे नहीं कर पाया। मैं देखता हूँ तो अब समझ पाता हूँ कि जिस दिन से आप दोनों आए हैं मैंने आप दोनों से ठीक से बात भी नहीं की है। माँ पूरे दिन रसोई में लगी रहती है, लेकिन अब मैं यह सब ठीक कर दूंगा। आप चिंता मत करो माँ। अपने बेटे की बातें सुनकर के आशा जी की आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि इतने दिनों बाद बेटे ने इतने अपनेपन से बातें की हैं। आशा जी के मन का गुबार अपने बेटे के सामने निकल जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। मन का गुबार अगर आंसुओं से निकल जाए तो दिल हल्का हो जाता है। आज बेटे ने दुखती रग पर हाथ रख दिया तो आशा जी अपने आंसू धारा को बहने से रोक न सकी। आज माँ बेटे का ऐसा मिलन हुआ कि उनके मिलन को देखकर पास में सो रहे देवकी नंदन जी भी जाग गए। कहीं ना कहीं उन्होंने भी माँ बेटे की बातें सुन ली थी। उनकी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। माँ बेटे के बीच में कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। बेटा समझ गया, इतना ही बहुत है। दीपक अपने माता पिता को कुछ समझाता है, उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह सुबह अलका जब सोकर उठी तो उसने देखा कि रसोई में माँ जी अभी तक नहीं आई हैं। उसके और अलका के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। बड़बड़ाती हुई आशा जी के कमरे में गई और बोली, माँ जी अभी तक सो रही हो? जल्दी से रसोई में जाकर मेरा और दीपक का टिफिन तैयार करो, नहीं तो हमें जाने में देरी हो जाएगी। तभी पीछे से दीपक आता है और कहता है, अलका, माँ टिफिन नहीं बनाएंगी। एक तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, माँ पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। तुम्हें उनकी हालत दिखाई नहीं देती है? वह अब हमारा टिफिन नहीं बनाएंगी। तुम्हें खुद ही मेरा और अपना टिफिन बनाना पड़ेगा। साथ ही माँ का और पापा का खाना भी बनाकर जाना पड़ेगा। क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? दीपक, मैं इतनी सुबह सुबह उठ कर के टिफिन बनाऊंगी और इन लोगों के लिए खाना बनाकर जाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? जल्दी से अपनी माँ से कहो रसोई में जाए। और फिर खाना ही नहीं होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ अलका, घर में बहुत सारे काम होते हैं जिनको तुम माँ से करवा रही थी और जिनका एहसान भी नहीं मानती थी। माँ तुम्हारा और मेरा टिफिन तैयार करके देती हैं। हमारे जाने के बाद पूरा घर फैला होता है, उसको संभालती हैं। लेकिन अब माँ नहीं करेगी। घर के काम के लिए मैं आज ही एक काम वाली रखने वाला हूँ, जो घर की साफ सफाई करेगी, बर्तन धोएगी, खाना तुम बनाओगी। थोड़े बहुत जो काम होंगे वह बाद में माँ देख लेंगी, लेकिन जो तुम्हारे काम है खाना बनाने के,
वह तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। कभी जरूरी हुआ या तुम्हें कोई दिक्कत हो तब माँ खाना बनाएंगी, लेकिन नॉर्मली माँ रसोई में खाना नहीं बनाएगी। दीपक की बात सुनकर पैर पटकती हुई अलका रसोई में गई और बर्तन पटक कर खाना बनाने लगी। आशा जी अपनी बहू के रूप को देख करके थोड़ा डर रही थी, लेकिन दीपक उन्हें तसल्ली देता है। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रसोई में अलका जैसे तैसे खाना बनाती हैं और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकलती हैं, तो वह आंगन में बैठे हुए दीपक से कहती हैं, क्या आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? अभी तक रेडी नहीं हुए हो? नहीं, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। आज कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। इससे ज्यादा बात दीपक अलका से कुछ नहीं कहता। अलका जल्दी में थी, वैसे भी आज खुद खाना बनाने की वजह से लेट भी हो रही है। ज्यादा बात ना करके वह अपना टिफिन उठाकर जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकल गई। जब शाम को वापस आई तो देखा घर पर ना तो दीपक है और ना ही उसके माता पिता। घर के बाहर ताला लगा हुआ देख करके अलका दीपक को फोन करती है कि तुम सब लोग कहाँ गए, अभी तक वापस नहीं आए हो? दीपक कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम इस समय ऑफिस से आती हो, इसीलिए घर की दूसरी चाबी सुबह ही तुम्हारे पर्स में रख दी थी। तुम एक बार पर्स में देखो, चाबी तुम्हारे पास ही है। अलका पर्स खोलती है तो सच में उसकी एक दूसरी चाबी रखी है। फोन पर बात करते करते ही अलका घर के अंदर आ गई और कहती है, आखिर तुम गए कहाँ हो, यह तो बता दो। कुछ नहीं, आकर बताता हूँ, कुछ जरूरी काम था, इसीलिए आया था। इसके बाद दीपक फोन काट देता है। इधर अलका को रोज ही ऑफिस से आने के बाद आशा जी चाय बनाकर रखती थी, लेकिन आज वह घर पर नहीं है। चाय खुद बनानी पड़ी। सुबह भी खाना बनाना पड़ा, इसलिए आज वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रही है। लग रहा है कि कब आशा जी आए और वह उन पर चिल्लाए। 2 घंटे बाद दीपक अपने माता पिता को घर लेकर आया तो अलका आशा जी पर चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ गई थी? ऐसा क्या काम था जहाँ पर तुम चली गई? तुम्हें पता है मैं ऑफिस से इतनी थक कर आई थी, मुझे ही आकर चाय बनानी पड़ी। आशा जी कहती हैं, बेटा तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा जी के पैर में कल चोट लग गई थी, उसी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने पट्टी कर दी है। हाँ तो तुम्हारे जाने की क्या जरूरत थी? दीपक ले जाता। तुमने उधर जाकर क्या कर लिया? पट्टी डॉक्टर को करनी थी। अब चलो रसोई में जाकर शाम का खाना बनाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। अपनी पत्नी को माँ पर इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर दीपक को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्साते हुए कहते हैं, अब बस अलका, बहुत हो गया। अब तुमने मेरी माँ से कुछ भी कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या किया है मेरी माँ ने जो तुम उन पर इतना चिल्ला रही हो? अरे अपने लिए चाय बनाई थी, किसी और के लिए नहीं बनाई थी। चाय बनाकर पी ली हो तो कौन सा एहसान कर दिया मेरी माँ पर। अब तुम्हें अपने काम खुद करने की आदत डालनी होगी। मेरी माँ तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। अलका दीपक का मुंह ताकती रह जाती है। दीपक अभी अभी बाहर से आया है, उसके हाथ में कुछ पैकेट है। अपने हाथ में लिए हुए पैकेट को खोलकर उनमें से चमचमाते हुए नए जूते निकालता है और अपने पापा को पहनाते हुए कहता है, देखो पापा, यह जूते अब आपके नाप के आए हैं, यह काटेंगे नहीं। मैं एक जोड़ी नहीं 2 जोड़ी जूते लेकर आया हूँ आपके लिए। एक स्पोर्ट्स वाले हैं, यह घूमने में बहुत आरामदायक होते हैं, और दूसरे कहीं आने जाने के लिए। और माँ, आपके लिए भी मैं 2 जोड़ी साड़ियाँ लेकर आया हूँ। पापा के जूते और माँ की साड़ियाँ देख करके अलका के होश उड़ गए। वह चिल्लाती हुई दीपक से कहती है, अरे तुम्हें डॉक्टर को दिखाने जाना था तो उसको दिखा लेते, पर इन दोनों लोगों को इतनी सारी शॉपिंग करवाने की क्या जरूरत थी? अगर जूते की जरूरत थी तो तुम्हारे पुराने जूते पड़े थे, मैंने दे दिए थे। मेरी पुरानी साड़ियां भी पड़ी थी, मैंने माँ को दे देती। नई साड़ियां खरीदने की क्या जरूरत थी?
बस अलका, इससे आगे एक शब्द मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पापा ना ही पुराने जूते पहनेंगे और ना ही माँ पुरानी साड़ियाँ। आज उनका बेटा कमाने वाला है, उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं लाकर दूंगा। मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। क्या मैं अपनी सैलरी से अपने माता पिता की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता? अगर तुम्हें मेरे माता पिता से इतनी ही तकलीफ है तो तुम्हें जहाँ रहना है उधर जाकर रह सकती हो, जहाँ जाना है उधर जा सकती हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपनी आवाज को कम करती हुई अलका कहती है, तुम्हें जो समझ आए वह समझो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को तुम परेशान नहीं करोगी। मैं समझता हूँ कि तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास भी समय की कमी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी माँ को तुम घर की नौकरानी बना लो। मेरे पापा को तुम पुराने जूते पहनने को दो। जितना जरूरी होगा माँ काम करेगी। आज अलका अपने पति दीपक के गुस्से को देखकर दंग रह गई। उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी हेकड़ी उसके साथ अब नहीं चलने वाली है। वह अपने पति के गुस्से को देखकर अलका शांत हो जाती है। कुछ दिनों तक दोनों में बात नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल सही होने लगता है। अलका को कुछ ही दिनों में घर के काम करने की आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि आशा जी काम ना करती। रसोई में वह बहू का हाथ बटाती थी, बाद में घर के सारे काम समेट देती थी। जितने भी छोटे मोटे काम होते थे वह करती थी। लेकिन हाँ, पहले जो अलका ने अपनी सासू माँ को घर की नौकरानी बनाकर रखा था, अब दीपक अपनी माँ को उस तरह से नहीं रखना चाहता था। आज देवकी नंदन जी और आशा जी अपने बेटे बहू के घर में बहुत ही प्रसन्न होकर के रह रहे हैं। बेटा भी उनसे दुख तकलीफ के हालचाल ले लेता है, और माता पिता को इससे ज्यादा क्या चाहिए। अरे बेटा, दिन के 24 घंटे में 10 मिनट भी उनसे दो मीठे बोल बोल ले, माता पिता तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। इससे ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, और उनकी जरूरतें भी बहुत सीमित होती हैं। तो अपने माता पिता का ख्याल रखना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना बच्चों का ही कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।